तो फाइनली वो लोग जिनको मिड कैप फंड की तलाश है, जो चाहते हैं कि भाई 2026 के अंदर अगर हमें किसी मिड कैप को लेना है तो हमें कौन सा मिड कैप लेना चाहिए जहां पर मैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करूं और वहां पर मेरे को पैसे भी बनना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का भी ख्याल रखा गया हो, उसके बाद रिटर्न्स का भी ख्याल रखा गया हो और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे निवेशक के लिए आज हम टॉप 3 मिड कैप फंड के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही बेस्ट मिड कैप है। और मुझे लगता है कि अगर आपको मिड कैप की तलाश है तो आपको इस तरह के मिड कैप के अंदर ज़रूर ही निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कौन कौन से मिड कैप है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, मार्केट को लेकर थोड़ी सी अपडेट है जो कि बात करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले सर, अगर आज के डेट में अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे ना, तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर काफ़ी दिनों के बाद खुशी की बात यह है कि भाई पॉजिटिविटी दिख रही है, जो कि हमारी मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत देता है। यानी कि उम्मीदें हैं, चांसेस ये है कि भाई मार्केट हमारी पॉजिटिव रह सकती है। लेकिन वहाँ पर इंडिया विक्स को देखेंगे जो कि वोलेटिलिटी को बताता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स माना जाता है, वहाँ पर अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी पॉजिटिव है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये बताता है कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है। ठीक है, मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स इसको इसीलिए कहते हैं। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया विक्स के अंदर पॉजिटिविटी है और गिफ्ट निफ्टी के अंदर नेगेटिव पॉजिटिविटी है। तो कुल मिलाकर जो मुझे लगता है कि ओवरऑल आज की जो मार्केट है वो इन द एंड मैक्स टू मैक्स जगहों पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट वही होगा जो मैं बोल रहा हूँ या ऐसा ही होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में सिचुएशन चेंज भी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मार्केट चल रहा हो, ट्रेड हो रहा हो और मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ निकल कर आ जाती है, तो उसकी वजह से भी भाई वहाँ पर मार्केट का मूड माइंड खराब हो जाता है, तो फिर नेगेटिव जाने लगता है। अच्छी खासी जो पॉजिटिविटी होती है वो नेगेटिविटी में बदल जाती है। और कभी कभी इसी तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो वहाँ पर अच्छा खासा जो नेगेटिविटी चल रही होती है मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी में बदल जाती है। तो एग्जैक्ट यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर सर कुछ नहीं होता, बस एक चांसेस और एक उम्मीद और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको माइंड में रखते हुए इस तरह की बातें की जाती है कि नेगेटिव रह सकते हैं या पॉजिटिव रह सकते हैं। बल्कि और बात रही राइट प्रिडिक्शन की, तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अब आइए हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। इंडिया का कौन सा ऐसा मिड कैप फंड है जो कि बहुत ही बेस्ट है? और मुझे लगता है, देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के एंगल से अगर आप देखोगे सर तो बिल्कुल वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से आप देखेंगे तो वहां पर आपको अच्छा महसूस होगा। और इसके जो लॉन्ग टर्म के रिटर्न से बहुत अच्छी बात यह है कि भाई जिन फंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 साल 5 साल पुराना है, नहीं, 10 साल 15 साल 18 साल पुराना फंड है। ऐसे फंड के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मार्केट के अंदर 18 साल से चल रहे, तो मामूली बात नहीं है भाई। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से देखें, चलिए सबसे पहले मेन स्क्रीन को ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं वहाँ पर कौन कौन से फंड्स है, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। सो नाउ लेट्स गो स्टार्ट। देखिए, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो आपको HDFC फंड मिल जाएगा और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारी लिस्ट में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है और तीसरे नंबर पे एडवाइसेस मिड कैप फंड है। ठीक है, ये 3 फंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उसके डिटेल्स में आपको दिखलाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर आप सर यहाँ पर एज देखोगे तो HDFC की बात करें तो 18 साल 8 महीने हो चुके हैं, मोतीलाल के 11 साल 11 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर एडवाइसेस के देखेंगे तो 18 साल 2 महीने हो चुके हैं। फंड साइज़ की अगर मैं बात करूँ, या फंड एज की बात कर रहा था, फंड साइज़ की अगर बात करूँ तो 92,642 करोड़ के फंड साइज़ आपको देखने को मिल जाते हैं HDFC में। मोतीलाल की अगर बात करें तो 36,880 करोड़ के फंड साइज देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर एडवाइसेस की बात करें तो 13,650 करोड़ के AUM आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए, जो सबसे मेन चीज़ है जिसको ज़्यादातर लोग देखना पसंद करते हैं और जिनको देखने में बहुत अच्छा लगता है, यानी रिटर्न्स की अब हम बात करें। यहाँ पर देखेंगे पिछले 3 महीने में 2% का माइनस है, यहाँ पर 12% का माइनस है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4% का माइनस जा रहा है। तो पिछले 3 महीने 6 महीने का जो रिटर्न्स है भाई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1 ईयर का अगर रिटर्न्स देखोगे सर तो यहाँ पर 13% के रिटर्न्स है HDFC के मिड कैप फंड के अंदर आप देखें तो 13-13.5% का रिटर्न है। बट अगर मोतीलाल ओसवाल को देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी 3% 3.25% का माइनस जा रहा है पिछले 1 ईयर में। उसके बाद एडवाइसेस को अगर देखेंगे तो 10% का रिटर्न 10.25% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 ईयर्स का रिटर्न देखोगे सर तो यहाँ पर 25.31% का रिटर्न है। और मोतीलाल ओसवाल का देखेंगे
तो यहाँ पर 22.64% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है और एडी डिवाइसेस का 25% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। यानी कि पिछले 3 सालों के ड्यूरेशन में देखेंगे तो सबसे अच्छा रिटर्न्स आपको क्या कहते हैं कि एडी डिवाइसेस के ही देखने को मिलते हैं। जबकि अगर 5 सालों का रिटर्न्स देखोगे सर तो यहाँ पर 24.47% का रिटर्न्स दिया हुआ है और यहाँ पर देखेंगे तो 25% का रिटर्न्स है मोतीलाल ओसवाल में और यहाँ पर 23% का। तो लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न्स है ऑफ कोर्स मोतीलाल ओसवाल फंड का बहुत अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मिड कैप फंड है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ही आना चाहिए। एटलीस्ट आपको 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, एटलीस्ट 7 ईयर्स या उससे प्लस के टाइम पीरियड के लिए ही आपको आना चाहिए। यहाँ पर रिस्क रेशियोज वगैरह दिए गए हैं जिसे आप रीड कर सकते हैं। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बहुत मेन चीज़ होता है सेक्टर एलोकेशन के, किस सेक्टर में आपके कितने परसेंटेज पैसे लग रहे हैं। फिनेंशियल में देखेंगे तो HDFC के 24.77%, हेल्थ केयर में 12.04% और ऑटोमोबाइल में देखेंगे तो 9.87% पैसे लग रहे हैं। सेम इसी तरीके से आप मोतीलाल ओसवाल के यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स है। उसके अलावा अगर आप देखना चाहोगे सर तो यहाँ पर एडी डिवाइसेस का देख सकते हैं, फिनेंशियल है, सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स है। उसके बाद टॉप 5 होल्डिंग्स दी गई है जहाँ पर परसेंटेज वाइज आप देख सकते हैं कि किस कंपनी के अंदर आपके किस तरह के पैसे और कितने एलोकेशन किया गया है, कितना परसेंटेज एलोकेशन दिया गया है। उसके बाद इक्विटी का पोर्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं 92.88% पैसे अपने AUM का HDFC मिड कैप फंड इक्विटी, प्योर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश करें। यहाँ पर 81.6 है और यहाँ पर एडी डिवाइसेस में 97.79% है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो भाई एक्सपेंस का रेशियो यहाँ पर जो है वो अच्छा नहीं दिखलाता है, इसलिए इसको देखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कोई भी लॉकिंग पीरियड वगैरह नहीं है। बेंच मार्क इंडेक्स देखेंगे निफ्टी मिड कैप 150 है, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मतलब तीनों के एक ही है, ठीक है। लमसम और SIP दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ तक फंड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। चलिए अब हम आगे की बातें कर लेते हैं। फाइनली यहाँ तक फंड के जो भी डिटेल्स वो आपने देख लिया है। अब यहाँ पर तीनों फंड के अंदर एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि भाई यहाँ पर लमसम और SIP दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ा ऑप्शन ये मिल जाता है लमसम और SIP करने के बाद, बहुत बड़ा फायदा, ऑप्शन ही फायदा ये मिल जाता है कि मानकर चलिए आपकी SIP चल रही है तो आपको अलग से लमसम के लिए फंड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फंड अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा रिटर्न्स दे रहा है तो एक ही फंड के अंदर आप लमसम और SIP दोनों कर सकते हैं। और मार्केट के अंदर जब जब गिरावट हो तब तब आपका पसंदीदा फंड है अगर, तो वहाँ पर आपकी SIP चल ही रही है तो वहाँ पर आप लमसम भी कर दीजिए। ये एक बहुत अच्छी बात होती है, लमसम और SIP का ऑप्शन अगर दोनों अवेलेबल हो एक फंड के अंदर। तो ऐसे मैक्सिमम फंड के अंदर अभी इंडिया के अंदर SIP और लमसम के ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने लमसम का विंडो क्लोज कर रखा है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन तीनों फंड की बात करें तो आप लमसम और SIP दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी अच्छी बात है कि ये पुराना फंड है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इसके आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन में ये अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं इस फंड के अंदर। और इसके जो फंड मैनेजर है उसकी जो टीमें हैं उसके अंदर एबिलिटी है कि भाई वो आपको अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बना कर दे सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब देखिए एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि एडी डिवाइसेस मिड कैप फंड को अगर आप देखेंगे सर तो वहाँ पर फंड साइज आपको काफ़ी छोटा देखने को मिलता है। तो कुछ लोगों का ये मकसद रहता है कि भाई छोटा फंड साइज है तो वहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा बन सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई बड़ा फंड साइज है, बहुत बड़ा अगर हो गया फंड साइज तो वहाँ पर रिटर्न्स बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिनको लगता है कि भाई छोटा फंड साइज बेनिफिशियल है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है जो कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा मोतीलाल की अगर भी मैं बात करूं तो वहां पर भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलता है। अपॉर्चुनिटी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा फंड साइज नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, उनके लिए ठीक है। लेकिन याद रखिए कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि भाई फंड साइज अगर छोटा हो तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो उनको भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम कैसे समय में होता है। जैसे लेमन ब्रदर वगैरह का जो क्रैश आया था 2008 के अंदर, उस तरह का जब सिचुएशन क्रिएट हो देश के अंदर या मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर, तब जाकर लिक्विडिटी के प्रॉब्लम आते हैं। या कोविड-19 जैसे मौसम अगर क्रिएट हो जाए, ऐसे सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाते तो ऐसे समय में लिक्विडिटी के प्रॉब्लम होते हैं। आम दिनों में मिड कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर या स्मॉल कैप के अंदर मुझे नहीं लगता है कि लिक्विडिटी के प्रॉब्लम होते हैं। और आप जब पैसे रिडीम करते तो लेट भी नहीं होता है। जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में आपके पैसे आपके अकाउंट में मतलब
क्रेडिट कर ही दिए जाते हैं। अब देखिए एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखते हुए मैं मिड कैप की बात कर रहा हूँ, तो याद रहे कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट ड्यूरेशन की यहाँ पर कोई भी बात नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये है कि भाई जिस तरह का रिटर्न्स आपको पास्ट में देखने को मिला है, ज़रूरी नहीं वैसा रिटर्न्स आपको मिल सकता है, ख़राब भी मिल सकता है, अच्छा भी मिल सकता है। एक और बात याद रखिए कि भाई मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हाँ मेरा जो पसंदीदा चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी निवेश करने से पहले हर इंसान को चाहिए कि एक मर्तबा अपनी डीप रिसर्च ज़रूर करें। सिर्फ किसी एक वीडियो के ऊपर, किसी एक आर्टिकल के ऊपर, किसी एक व्यक्ति के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए, आपको अपनी रिसर्च हर हाल में करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो, आपकी जो भी राय हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। उससे पहले फिर एक रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब तो कुछ कर नहीं रहा है, आपको ही करनी है, और आपके लाड प्यार की वजह से हम यहाँ तक आए हैं। इंशाल्लाह इससे आगे भी जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।